हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था, और प्रत्यास्था में अब हमने जानना है स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है। तो प्रतिबल हमने देखा कि द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी कि जो प्रतिबल होता है वह एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल कहलाता है। यानी कि प्रतिबल का मतलब क्या हो गया कि कितने एकांक क्षेत्रफल पर अब रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो मैंने आपको बताया था रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो इस बॉडी को खींचूंगा तो वापस अपनी शेप में लाने का काम करेगा। यानी कि अगर मैंने इस वस्तु को खींचा, रबड़ को खींचा, प्लास्टिक को खींचा, एक्स वाई जेड किसी भी चीज को खींचता हूं, तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये वस्तु वापस अपने ओरिजिनल शेप में यानी कि वास्तविक आकार में किसके कारण आएगी? इस प्रत्यानयन बल के कारण ही आएगी, यानी कि इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही आएगी। तो जब ये रीस्टोरिंग फोर्स किसी एक यूनिट एरिया पर वर्क करेगा या यूनिट एरिया पर लगेगा, जब यानी कि जब ये प्रत्यानयन बल एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करे तो हम उसको स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल कहते हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर बात करेंगे आगे की कि जो प्रतिबल होता है वो बेसिकली दर्शाया कैसे जाता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि बात करूं अगर मैं स्ट्रेस की, तो फटाफट इसको देख लेते हैं एक बार कि जो स्ट्रेस होता है वो हमने क्या देखा, फोर्स पर यूनिट एरिया देखा। स्ट्रेस हमने क्या देखा, स्ट्रेस स्ट्रेस देखा हमने फोर्स अपॉन एरिया या रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हो। अब जब भी कभी स्ट्रेस की बात आएगी, जब भी कभी मैं प्रतिबल की बात करूंगा, तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए, बल बटा क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे कि प्रतिबल क्या होता है। तो प्रतिबल हमारे पास होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब अगर मैं बात करूं सर इसकी इकाई क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट की अगर हम बात कर लें, इसकी इकाई की बात कर लेते हैं, तो आप सभी को पता है जो यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है न्यूटन, एंड यूनिट जो होती है एरिया की, वो होती है मीटर का स्क्वायर। तो स्ट्रेस जो देखा जाता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम इसकी यूनिट कर लेंगे, यूनिट ऑफ स्ट्रेस हम कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की घात -2, है ना। हमने क्या देखा, हमें यह पता है कि बल की इकाई न्यूटन होती है और क्षेत्रफल की इकाई मीटर का स्क्वायर होती है। तो प्रतिबल की इकाई क्या होगी, प्रतिबल की इकाई होगी न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। इसी चीज को हम न्यूटन मीटर की पावर -2 करके कह सकते हैं। ये बात आपको छोटी सी है पर ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट निकाल देंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें आगे की, डायमेंशंस। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, नोट कर लेना, ये पेपर में कई बार पूछ लेता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम आइए अभी आगे भी पढ़ेंगे, ये प्रेशर, दबाव की इकाई भी होती है, प्रेशर की, ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब की या दबाव की इकाई भी होती है। सर दबाव की इकाई, तो ये प्रेशर की यूनिट तो हमारे पास पास्कल भी होती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर या एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। दाब की इकाई या दबाव की इकाई
पास्कल भी होती है, या पास्कल होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक पास्कल कहेंगे। यानी कि कभी ऑप्शन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए आपके पास और वहां पर पूछ लिया जाए कि स्ट्रेस की इकाई क्या होती है, यानी कि प्रतिबल की इकाई क्या होगी, तो आप वहां पर पास्कल भी इसकी इकाई कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी। ठीक है, तो हमने क्या जान लिया, हमने देख लिया स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, बल बटा क्षेत्रफल इसकी हमारे पास इकाई हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी इकाई हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। छोटी सी बात है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे इसके डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल के विमीय सूत्र। चलिए, तो पहले नोट कर लें हम चीजों को, उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस के प्रतिबल के विमीय सूत्रों की। तो यह है प्रतिबल। प्रतिबल का सूत्र याद रखेंगे, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भूलना नहीं है, क्योंकि अभी हम अलग अलग टाइप के स्ट्रेस भी देखेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रतिबल भी देखेंगे। तो हर प्रकार के प्रतिबल में फॉर्मूला यही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। इकाई क्या हो जाती है बल की, न्यूटन। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया और फोर्स की यूनिट हम यहाँ पर लगाएंगे तो न्यूटन की जगह न्यूटन, एरिया की जगह आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर की घात -2। फिर हमने यहाँ पर लगाया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट है प्रेशर की भी, दबाव की इकाई भी होती है, और यूनिट जो प्रेशर की है वो पास्कल भी है। तो कैसे पता लगेगा सर, दबाव की पास्कल भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही एक पास्कल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाता है, आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में। चलिए, तो बात करते हैं अब डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस की, यानी कि स्ट्रेस के क्या क्या डायमेंशन होते हैं। प्रतिबल के विमीय सूत्र, तो आपको पता है जो फोर्स होता है, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी इसे बता सकता हूं, पर ध्यान से समझना, डायमेंशन निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स जो होता है उसका डायमेंशन कैसे देखा जाए, यानी कि अभी हमने देखा कि जो प्रतिबल है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल के बराबर, यही सूत्र है, ध्यान में रखेंगे। एक न्यूटन जो होता है वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर 1 न्यूटन इसके बराबर है तो हम 1 न्यूटन के क्या डायमेंशन लिखेंगे, या न्यूटन की जगह क्या विमीय सूत्र लिखेंगे। केजी की जगह आ जाएगा एम, मास यानी कि द्रव्यमान, एम की जगह आ जाएगा लंबाई यानी कि लेंथ, और समय की जगह आ जाएगा t-2। तो ये होता है mL-t-2, किसका, हमारे फोर्स के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे mL-t-2। ना वहीं पर बात करें एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की, तो जो क्षेत्रफल होता है इसका जनरल फॉर्मूला आप कहीं भी चेक करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ मिलता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई मिलेगी। तो इसकी इकाई मीटर स्क्वायर होती है, जिसके लिए हम एल स्क्वायर लिखेंगे, लंबाई का वर्ग, और उसको कहाँ लगा देंगे, इसके नीचे। एल से एल कट गया, हमारा डायमेंशन बन जाएगा एम L-1 T-2। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो विमीय सूत्र होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो होगा एम, जो डायमेंशन बनेगा यानी कि जो प्रतिबल के विमीय सूत्र बनेंगे वो बन जाएगा ML-1 T-। ये आपको याद रखना है, पेपर में आते हैं। चलिए जल्दी नोट करेंगे। तो छोटी सी चीज है, जिसका डायमेंशन क्या है वो लगा देंगे, जिसका डायमेंशन जो है फॉर्मूले में, एंड सॉल्व करने के बाद फाइनल डायमेंशन ये बन जाएगा। तो ये हमारे विमीय सूत्र बन गए, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट
स्ट्रेन की, कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन यानी कि विकृति। विकृति क्या होती है? द चेंज अकर्ड in a unit size of a body is called strain। किसी एकांक आकार की वस्तु में, या किसी एकांक आकार की वस्तु में, या किसी वस्तु में एकांक आकार का परिवर्तन, ये कह सकते हैं हम। किसी वस्तु में एकांक आकार का परिवर्तन। जरा ध्यान से मेरी बात समझना, विकृति कहलाता है स्ट्रेन जो होता है, विकृति जो होता है, वो होता क्या है? तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मानो आपने एक तार ली, मैं लिख भी देता हूं पहले इसको थोड़ा सा। विकृति क्या होती है? रूप में परिवर्तन। अब रूप किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, तो रूप में परिवर्तन बटा वास्तविक रूप या वास्तविक आयाम। इसको ज्यादा बढ़िया आयाम में परिवर्तन लिखेंगे हम तो ज्यादा बेटर है। आयाम, वास्तविक आयाम मतलब क्या है? जरा ध्यान से। मैंने कहा आपसे कि एक तार है आपके पास, एल लंबाई की एक तार है। आपने इसे खींचना शुरू किया, आपने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, जिसके कारण ये तार थोड़ी सी खींच के आगे बढ़ गई। आपने क्या किया? इस तार पे फोर्स लगाया, फोर्स लगा के ये तार थोड़ी सी आगे खींच गई। कितनी लंबाई आगे बढ़ गई? डेल्टा एल आगे बढ़ गई। अब ऐसा तो है नहीं खींचोगे तो इतना लंबा खींच जाएगी तार, थोड़ा सा ही खींचेगी। तो जो थोड़ी सी लंबाई बड़ी है, उदाहरण के तौर पे माना 1 मीटर की तार आपने खींची, तो वो 0.1 मीटर या 0.1 मीटर आगे खींच गई। ये है खींच गई, इतनी वो खींची, तो उसकी नई लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 0.01 यानी कि 1.01 मीटर की यह तार हो जाएगी। तो कितना बढ़ गया? 0.01। कितने पर बढ़ा? 1 मीटर पर। तो आपको स्ट्रेन में यही देखना है कि आपकी ये लंबाई कितनी बढ़ रही है वास्तविक लंबाई पर। यानी कि अगर 10 मीटर की तार है और वो 1 मीटर बढ़ गई खींचने पर, तो 1 मीटर बढ़ी है और थी कितनी? 10 मीटर। तो आपने लिखना है ऊपर एक बढ़ा हुई संख्या और नीचे लिखना ओरिजिनल मान, यानी कि जो वास्तविक अंक रहा होगा, जैसे कि 10 मीटर। अगर ये तार 30 सेंटीमीटर की और खींचने पर 1 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो ऊपर लिखेंगे 1/30, और यही हमारी विकृति होती है। यानी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, आयाम में परिवर्तन बटा वास्तविक आयाम। परिवर्तन याद रखेंगे हमेशा बढ़ी हुई या घटी हुई क्वांटिटी ही होगी। परिवर्तन का मतलब हमेशा ये याद नहीं रखना कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट भी सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे कोई कनस्तर है या कोई बॉक्स है और आप उसको बाहर से पिचका दो, तो उसका आयाम बढ़ेगा थोड़ी, अब तो घट जाएगा ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज समथिंग नोन एज स्ट्रेन, यानी कि इसी को हम विकृति कहते हैं। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो इसका सूत्र हमारा बन जाएगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, विकृति बराबर आयाम में परिवर्तन बटे वास्तविक आयाम। बात करेंगे अब नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्ट्रेन
यानी कि विकृति की इकाई। तो याद रखेंगे, देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती। इसकी कोई इकाई नहीं, ठीक है, याद रखेंगे, ना कोई इकाई ना ही डायमेंशन, नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। So strain is a dimensionless quantity. विमाहीन राशि है, ठीक है, चलिए नोट कर लेते फटाफट। चलिए तो बात करेंगे अब लास्ट अपने हुक्स लॉ की, हुक्स का नियम क्या होता है। हुक्स लॉ, हुक का नियम। देखो, हुक जी ने एक नियम बताया और बहुत ही कायदे का नियम था कि जितना आप किसी चीज को खींच रहे हैं, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, वो विद इन द इलास्टिक लिमिट वो उतना खींचेगी, यानी कि प्रत्यास्था सीमा तक वो वस्तु खींची जाएगी। ऐसा नहीं होगा किसी वस्तु को खींच रहे हो तो खींची चली जाएगी, एक लिमिट तक खींची जाएगी, यानी कि जितना स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे उतना स्ट्रेन आएगा, उतना वो वस्तु खींची चली जाएगी, यानी कि आप जितना उसको दबा रहे हैं उसका उतना ज्यादा रूप में परिवर्तन होता जाएगा, पर एक लिमिट के अंदर। तो क्या कहते हैं हुक्स लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस अप्लाइड, या बोल सकते हैं द स्ट्रेस इज, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या कह रहे हैं, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, बट विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि जितना ज्यादा आप प्रतिबल लगाएंगे उतना ज्यादा ही विकृति आएगी, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि प्रतिबल किसके समानुपाती है, तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। ठीक है सर, समझ में आती है बात। अब जरा एक बात ध्यान से समझिएगा कि ये यहाँ पर कांस्टेंट है, आपस में प्रोपोर्शनल है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे E, और हमने स्ट्रेन नीचे भेज दिया। यहाँ पर जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट आएगा E, और ये विकृति तो वैसे ही नीचे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि प्रतिबल बटा विकृति का अनुपात E के समान होगा। E क्या होता है सर, E का मतलब यहां पर होता है, इस E को कहते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके बीच आ गया, ये बात आप नहीं भूलेंगे। इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक, और कमाल वाली बात यहां पर यह है कि ये प्रत्यास्था गुणांक हर एक वस्तु को किस किस प्रकार की आप विकृति दे रहे हो वैसे वैसे चेंज होता रहेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंजेस। ठीक है, इनके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, बट आपको ये ध्यान में रखना है
एक छोटी सी बात आप और यहां पर याद रखें कि ये जो ई होता है, इस जिसको हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा है, इसकी यूनिट भी सेम होती है। देखो, यूनिट ऑफ ई की बात करूं अगर मैं, यानी कि ई की इकाई की मैं बात करूं अगर, ई की इकाई भी यहां पर क्या आएगी, स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको पता ही है, अपॉन स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला है, प्रतिबल बटा विकृति, ये इसकी इकाई है। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर इसकी तो कोई इकाई होती ही नहीं, यानी कि इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। और अगर मैं इसके विमीय सूत्र की बात करूं डायमेंशन की, तो डिट्टो सेम हो जाएंगे जो हमारे स्ट्रेस के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नोट करें पहले फटाफट से क्या है हुक्स लॉ। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे अब अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, कि जब आप किसी को लंबाई से खींचोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, जब आप एरिया से उसको बढ़ाओगे, वॉल्यूम से बढ़ाओगे तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार के। अब हमने बात करनी है प्रत्यास्था गुणांक की। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये याद रखनी है, न्यूमेरिकल में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प आपकी करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।